जॉन म्यूयर ने एक बार कहा था, जब हम किसी एक चीज को प्रकृति से अलग करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो ब्रह्मांड की बाकी हर चीज से जुड़ी हुई है। प्रकृति में जीवन के इसी गहरे अंतर संबंध पर आधारित एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अपडेट पर केंद्रित आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम सीधे अबू धाबी से 11 अक्टूबर 2025 को जारी हुए IUCN रेड लिस्ट के नवीनतम मूल्यांकन पर बात कर रहे हैं। ये यूरोप की जंगली मधुमक्खियों और तितलियों की स्थिति पर कुछ गंभीर चिंताएं जाहिर करता है। और ये सारी जानकारी IUCN द्वारा प्रकाशित और यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित निष्कर्षों पर आधारित है ना? जी बिल्कुल, ये प्रामाणिक स्रोत हैं। हमारा उद्देश्य है इन निष्कर्षों के पीछे के सच को समझना, जानना कि ये महत्वपूर्ण परागणक मतलब पॉलिनेटर्स किन खतरों का सामना कर रहे हैं और इसके आप कह सकते हैं व्यापक प्रभाव क्या हो सकते हैं। ये विषय पर्यावरण, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को समझने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा के नजरिए से भी, और हाँ, सामान्य जागरूकता के लिए तो है ही। हालिया रिपोर्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या में जो वृद्धि देखी है, वो आंकड़े सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बड़े संकट का साफ संकेत है। आइए सीधे विशेषज्ञ से जानते हैं कि मुख्य निष्कर्ष क्या कहते हैं। बिल्कुल, स्थिति सच में चिंताजनक है। IUCN का ये जो लेटेस्ट मूल्यांकन है, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने लाता है। अगर जंगली मधुमक्खियों से शुरुआत करें, तो यूरोप में लगभग 100 अतिरिक्त प्रजातियों को अब संकटग्रस्त मतलब थ्रेटेंड माना गया है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप की कुल मूल्यांकित 1928 जंगली मधुमक्खी प्रजातियों में से कम 172 यानी लगभग 10% अब विलुप्ति के कगार पर हैं। और तुलना के लिए याद दिला दूं, 2014 में यह आंकड़ा सिर्फ 77 प्रजातियों का था। लगभग दुगनी बढ़ोतरी। ये तो बहुत तेजी से बिगड़ती स्थिति का संकेत है। हाँ, ये वृद्धि वाकई चिंताजनक है। हालांकि इसी के साथ एक अहम पहलू ये भी है कि जिन प्रजातियों के बारे में हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं था, मतलब डेटा की कमी वाली जो प्रजातियां थीं, उनका प्रतिशत 2014 के 57% से घटकर अब केवल 14% रह गया है। अच्छा, तो मतलब अब हमारे पास तस्वीर पहले से ज्यादा साफ है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, इसका अर्थ है कि ये मूल्यांकन यूरोपीय जंगली मधुमक्खियों की स्थिति का अब तक का सबसे कह सकते हैं व्यापक आकलन है। डेटा बेहतर हुआ है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम समस्या को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और शायद ज्यादा सटीक समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन तस्वीर बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि स्थिति बेहतर हुई है। कुछ खास समूह जैसे भौरे या बम्बलबीज और सेलोफेन मधुमक्खियां, सेलोफेन बीज, इनमें तो 20% से ज्यादा प्रजातियां अब विलुप्ति के खतरे में हैं। ओह, और तितलियों का क्या हाल है? क्या वहां भी स्थिति ऐसी ही है या कुछ अलग है? तितलियों की स्थिति तो शायद और भी तेजी से बिगड़ी है। पिछले सिर्फ एक दशक में संकटग्रस्त यूरोपीय तितली प्रजातियों की संख्या में 76% की भारी वृद्धि हुई है। 76%? जी हाँ, जहां 2010 में 37 प्रजातियां संकटग्रस्त थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 65 हो गई है, कुल 442 मूल्यांकित प्रजातियों में से। यानी यूरोप की लगभग 15% तितलियां अब विलुप्ति के खतरे में हैं। 76% वृद्धि, ये तो एक दशक में बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसका मतलब हमारी जैव विविधता पर कितना गहरा असर पड़ रहा होगा, खासकर उन प्रजातियों पर जो सिर्फ यूरोप में ही पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानिक कहते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। जो तितलियां स्थानिक हैं, मतलब एंडेमिक, यानी केवल यूरोप में ही पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं और नहीं, उनमें से 40% से अधिक अब या तो संकटग्रस्त हैं या संकट के करीब, मतलब नियर थ्रेटेंड मानी गई हैं। और एक दुखद पुष्टि भी हुई है इस रिपोर्ट में। मडीरन लार्ज व्हाइट, पियरेस वोलस्टोनी नाम की तितली, जो सिर्फ पुर्तगाल के मडीरा द्वीप पर मिलती थी, उसे अब आधिकारिक तौर पर विलुप्त, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है। एक पूरी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक पूरी प्रजाति का विलुप्त हो जाना, ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वास्तविक क्षति है जिसका कोई मुआवजा नहीं। तो ये गिरावट हो क्यों रही है? क्या वही पुराने कारण ज्यादा गंभीर हो गए हैं या कुछ नया खतरा सामने आया है जिसने स्थिति को इतना बिगाड़ दिया? आमतौर पे हम सुनते हैं कि खेती के तरीके, प्रदूषण, ये मुख्य कारण होते हैं। क्या इस रिपोर्ट में भी यही पाया गया है? आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है।
रिपोर्ट कई प्राथमिक खतरों की पुष्टि करती है और हाँ, कुछ की गंभीरता बढ़ती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा और लगातार बढ़ा हुआ खतरा है पर्यावास का नुकसान, हैबिटेट लॉस, और ये अब पहले से ज्यादा प्रजातियों को प्रभावित कर रहा है। पर्यावास का नुकसान मतलब उनके रहने की जगहों का खत्म होना। किस तरह की जगहें इनके लिए खास महत्वपूर्ण है? ये परागणक खासकर पारंपरिक ग्रामीण परिदृश्यों पर बहुत निर्भर करते हैं, जैसे फूलों से भरपूर घास के मैदान। ये वो मैदान हैं जो गैर गहन कृषि पद्धतियों से बने रहते हैं। मतलब वो पारंपरिक घास के मैदान जो शायद हमें उतने उत्पादक ना लगें, वो इन जीवों के लिए जीवन रेखाएं हैं। अच्छा, और दूसरा बड़ा खतरा? दूसरा बड़ा खतरा है कृषि और वानिकी का तीव्र होना, एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री इंटेंसिफिकेशन जिसे कहते हैं। इसमें ना केवल वो गहन खेती के तरीके शामिल हैं, बल्कि उन जमीनों का परित्याग भी शामिल है जो कम उत्पादक मानी जाती हैं। दोनों ही सूरतों में इन परागणकों के लिए जरूरी जो आवास हैं वो या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं कि वे पूरी आबादी को सहारा नहीं दे पाते। यानी आधुनिक खेती और जंगल प्रबंधन के जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं इनके दुश्मन साबित हो रहे हैं। प्रदूषण का भी जिक्र होता है अक्सर, क्या रिपोर्ट में है? हाँ, बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रदूषण, पोल्यूशन। इसमें उर्वरकों से होने वाला नाइट्रोजन जमाव और कीटनाशकों व शाकनाशियों का कह सकते हैं अंधाधुंध इस्तेमाल शामिल है। ये रसायन न केवल सीधे तौर पर मधुमक्खियों और तितलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उन जंगली फूलों की विविधता को भी खत्म कर देते हैं जिन पर ये भोजन के लिए निर्भर हैं। अच्छा, तो कीटनाशक सिर्फ कीट नहीं मारते, वे पूरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। फूलों को कम करके परागकों का भोजन ही छीन लेते हैं एक तरह से। बिल्कुल। इसका एक सटीक उदाहरण रिपोर्ट में दिया गया है, शाइनी डुफोरिया मधुमक्खी, डुफोरिया मिनुटा। ये कभी मध्य यूरोप के मैदानी इलाकों में खूब पाई जाती थी, लेकिन अब वहां से लगभग गायब हो चुकी है और संकटग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में है। और चौथा प्रमुख कारक जिसकी भूमिका अब बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन, इसका असर कैसे पड़ रहा है इन पर? क्या ये सभी प्रजातियों को एक समान रूप से प्रभावित कर रहा है? नहीं, इसका असर थोड़ा अलग-अलग है। रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन अब 52% संकटग्रस्त तितली प्रजातियों को प्रभावित कर रहा है, और ये पिछली रिपोर्ट के मुकाबले लगभग 2 गुना है। 2 गुना? जी। दक्षिणी यूरोप में जैसे लंबे समय तक चलने वाली गर्मी, सूखा और जंगल की आग, ये सब तितलियों के आवासों को बर्बाद कर रही हैं। वहीं उत्तरी यूरोप के ठंडे अल्पाइन और बोरियल क्षेत्रों में गर्म तापमान के कारण दूसरी वनस्पतियां उन संवेदनशील दलदलों और टुंड्रा आवासों पर कब्जा कर रही हैं, जो ठंडी जलवायु के आदि परागणों के घर हैं। ओह, यानी जलवायु परिवर्तन का असर हर जगह एक जैसा नहीं है। ये अलग-अलग प्रजातियों और क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा रहा है। सही कहा। इसका एक उदाहरण है नेवादा ग्रिलिंग तितली, सूडोखसारा विलियमसी, जो अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और ये केवल दक्षिण पूर्वी स्पेन की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं तक ही सिमट कर रह गई है। ये पर्यावरण हानि और जलवायु परिवर्तन दोनों के दोहरे हमले का शिकार है। मधुमक्खियों पर असर थोड़ा मिला-जुला सा है। भौरों जैसी ठंड पसंद करने वाली प्रजातियां घट रही हैं, जबकि बढ़ई मधुमक्खियों, कारपेंटर बीज जैसी कुछ गर्मी पसंद करने वाली प्रजातियों को शायद गर्म तापमान से फायदा हो रहा है, क्योंकि उनका विकास और प्रजनन तेज हो जाता है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण का नुकसान, खेती के बदलते तरीके, प्रदूषण और ऊपर से जलवायु परिवर्तन, ये सब मिलकर इन परागणकों के अस्तित्व पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो शायद कई श्रोता सोच रहे होंगे, इससे हमें यानी इंसानों को क्या फर्क पड़ता है? ये तो छोटे छोटे कीड़े हैं। देखिए, ये सोच बहुत खतरनाक हो सकती है। IUCN की महानिदेशक डॉक्टर ग्रेथेल एगिलार ने इन परागणकों को यूं ही नहीं कहा है हमारे स्वास्थ्य, हमारी खाद्य प्रणालियों और हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवन रेखा। तथ्य ये है कि यूरोपीय संघ में उगाई जाने वाली 5 में से 4 फसलें और जंगली फूलों की प्रजातियां कीट परागण पर निर्भर करती हैं। 5 में से 4? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचिए, हमारी थाली में मौजूद 5 में से 4 निवाले कहीं ना कहीं इन कीटों पर निर्भर है। इनकी गिरावट सीधे तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा और कीमतों को प्रभावित कर सकती है। फल, सब्जियां, तिलहन, मेवे, इन सब की पैदावार वो इन नन्हे जीवों के काम पर टिकी है। UPSC के अभ्यर्थियों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जैव विविधता का नुकसान सीधे मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल।
और ये सिर्फ मात्रा की बात नहीं, विविधता की भी बात है। विशिष्ट समूहों के महत्व को देखिए। भौरे मुख्य रूप से फलीदार पौधों मतलब लेग्यूम्स जैसे मटर, सेम, मूंगफली, तिप्तिया घास, इनका परागण करते हैं। ये सब हमारे भोजन और पशु चारे का अहम हिस्सा हैं। सेलोफेन मधुमक्खियां डेजी परिवार के पौधों और कुछ पेड़ों जैसे मेपल और विलो के परागण में मदद करती हैं। रिपोर्ट में एक और गंभीर रूप से संकटग्रस्त मधुमक्खी का जिक्र है, सिम्पनर्गस फाइलोपोडस। ये एक माइनिंग मधुमक्खी है और सिर्फ यूरोप में पाई जाती है। इसका संकटग्रस्त होना महाद्वीप की अनेकी जैव विविधता के नुकसान का प्रतीक है। और क्या ये संकट सिर्फ मधुमक्खियों और तितलियों तक ही सीमित है या ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है? नहीं, ये एक व्यापक परागणक संकट का हिस्सा लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि 2022 में होवरफ्लाइज का आकलन आया था। उसमें पाया गया था कि यूरोप की 37% होवरफ्लाई प्रजातियां भी विलुप्ति के खतरे में हैं। होवरफ्लाई भी महत्वपूर्ण परागणक हैं। तो ये सारे आंकड़े मिलकर एक एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। तो ऐसी गंभीर स्थिति में ये जो IUCN रेड लिस्ट है, इसकी भूमिका क्या है? क्या ये सिर्फ खतरे गिनाने का काम करती है या इससे कुछ और मदद मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि डॉक्टर एग्युलार ने भी कहा, ये रेड लिस्ट सिर्फ खतरों को उजागर नहीं करती, बल्कि ये आगे का रास्ता भी दिखाती है। ये तत्काल संरक्षण कार्यवाही के लिए जरूरी वैज्ञानिक डेटा मुहैया कराती है, एकदम ठोस डेटा। ये सरकारों और संस्थाओं को बहाली मतलब रेस्टोरेशन के जो प्रयास हैं, उनको सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करती है। कहाँ ध्यान देना है, ये बताती है। और ये यूरोपीय देशों को उनके अंतर्राष्ट्रीय वादों जैसे कि वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायता करती है। तो ये रेड लिस्ट सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि समाधान की दिशा में एक तरह का नक्शा भी है। ये स्पष्ट है कि कार्यवाही की तत्काल जरूरत है। क्या सरकारी स्तर पर, खासकर यूरोपीय संघ में, इस पर कोई प्रतिक्रिया हुई है? कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, यूरोपीय संघ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। यूरोपीय संघ की पर्यावरण आयुक्त जेसिका रोसवाल ने कहा है कि तत्काल और सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया है कि यूरोपीय आयोग ने सदस्य देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ प्रकृति बहाली विनियमन EU नेचर रेस्टोरेशन रेगुलेशन के तहत परागणों के लिए एक यूरोपीय संघ व्यापी निगरानी प्रणाली स्थापित की है, मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य है प्रगति पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना है कि संरक्षण के प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अब मुख्य ध्यान इसके कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन और सदस्य राज्यों के बीच सहयोग पर है। यूरोपीय संघ की यह पहल महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर वो कौन से ठोस कदम हैं जिन पर जमीनी स्तर पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी, ताकि ये निगरानी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तव में परागणकों की स्थिति सुधरे? देखिए, रिपोर्ट स्वयं समाधानों की ओर इशारा करती है, क्योंकि वो दबावों को पहचानती हैं। मुख्य जोर उन पहचाने गए खतरों को संबोधित करने पर होना चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावास बहाली, हैबिटेट रेस्टोरेशन। यह सीधे तौर पर यूरोपीय संघ के प्रकृति बहाली विनियमन से जुड़ता है। हमें फूलों से भरपूर घास के मैदानों और अन्य महत्वपूर्ण आवासों को न केवल बचाना होगा, बल्कि उन्हें फिर से बनाना और बेहतर बनाना होगा। पर्यावास बहाली तो ठीक है, पर क्या ये जो गहन खेती के तरीके हैं, उन्हें बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, खासकर जब खाद्य उत्पादन का दबाव भी है? ये निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन यहीं पर दूसरा कदम आता है, कृषि तीव्रता को कम करना, रिड्यूसिंग एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी। इसका मतलब ये नहीं कि खेती बंद कर दी जाए, बल्कि ऐसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए जो परागणकों के लिए भी अनुकूल हों। इसमें फसल विविधीकरण हो सकता है, खेतों के किनारों पर जंगली फूलों की पट्टियां लगाना, ऐसी कई चीजें शामिल हो सकती हैं। तीसरा कदम इसी से जुड़ा है, कीटनाशक और उर्वरक उपयोग का विवेकपूर्ण प्रबंधन, मैनेजिंग पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज। हमें इनके उपयोग को कम करने और जहां जरूरी हो वहां अधिक लक्षित और कम हानिकारक विकल्पों को अपनाने की जरूरत है। और जलवायु परिवर्तन, उसका समाधान तो स्थानीय स्तर पर ज्यादा मुश्किल लगता है। हाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, मिटिगेशन, ये एक वैश्विक चुनौती है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उत्सर्जन में कटौती की जरूरत है, जाहिर है। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी अनुकूलन, एडेप्टेशन के उपाय किए जा सकते हैं, जैसे ऐसे आवास बनाना जो सूखे या गर्मी को बेहतर ढंग से झेल सकें। और अंत में, जैसा हमने शुरू में बात की थी, बेहतर डेटा का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों के मामले में डेटा सुधरने से अब हम ज्यादा लक्षित संरक्षण योजनाएं बना सकते हैं
और जेसिका रोसवाल द्वारा उल्लिखित निरंतर निगरानी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं या नहीं, और जरूरत पड़ने पर हम अपनी रणनीतियों को बदल सकें। तो संक्षेप में कहें तो IUCN की नवीनतम रिपोर्ट एक वाकई गंभीर तस्वीर पेश करती है। यूरोप में जंगली मधुमक्खियां और तितलियां खतरनाक दर से घट रही हैं। इसके पीछे मुख्य वजह है उनके घर उजड़ रहे हैं, खेती के तरीके बदल गए हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और हाँ, जलवायु परिवर्तन का असर तेज हो रहा है। ये छोटे जीव हमारे भोजन, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पर्यावरण के लिए जीवन रेखा हैं। अच्छी खबर ये है कि समस्या की पहचान हो रही है, यूरोपीय संघ जैसे निकाय नीतिगत कदम उठा रहे हैं और IUCN रेड लिस्ट जैसे वैज्ञानिक उपकरण हमें कार्यवाही की राह दिखा रहे हैं। UPSC की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये केस स्टडी जैव विविधता हानि, उसके कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों के अंतर संबंध को समझने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक अंतरिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब यूरोपीय संघ की 5 में से 4 फसल प्रजातियां इन कीटों पर निर्भर हैं, तो आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय खाद्य विविधता और कीमतों पर इनकी गिरावट के क्या अनदेखे प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या हम भविष्य में अपनी पसंदीदा सब्जियां और फल उतनी ही आसानी से और शायद उसी कीमत पर उगा या खरीद पाएंगे? और हमारे अपने स्थानीय पार्क, बगीचे और खेत वो इन महाद्वीपीय रुझानों से कितने जुड़े हुए हैं या कितने सुरक्षित हैं, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम सतत विकास और अपने पर्यावरण के भविष्य की बात करते हैं। यह वास्तव में सोचने वाला प्रश्न है और हमें अपने आसपास की प्रकृति से हमारे जुड़ाव पर दोबारा सोचने को प्रेरित करता है। हम सभी श्रोताओं, विशेषकर UPSC परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे इन निष्कर्षों पर गहराई से विचार करें और समझें कि कैसे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि आपको आज की ये चर्चा उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रह सकें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी खास विषय पर चर्चा करें तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें ज़रूर बताएं। आज हमारे साथ जुड़ने और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।